आज 17 जून 2022 को शाहदरा स्थित गोवर्धन पब्लिक स्कूल गली नंबर 7 बलबीर नगर एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भूकंप रोधी एक फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें एसडीएम ऑफिस शाहदरा से श्रीमान नितिन तोमर एएसओ एवं इनकी टीम, फायर से श्रीमान एमपी सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर एवं इनकी टीम, एनडीआरएफ से श्रीमान हितेश कुमार इंस्पेक्टर 8 बटालियन एवं इनकी टीम ने आकर प्रोग्राम में आए क्षेत्रवासियों और वहां की आरडब्ल्यूए बलबीर नगर विकास परिषद के अध्यक्ष मुकेश गौड़ एवं इनकी टीम के पदाधिकारियों और सदस्यों को बेसिक रूप से अवेयर किया। आयोजित प्रोग्राम का नेतृत्व शाहदरा सब डिवीजन के चीफ श्रीमान डॉक्टर टीपीएस वर्मा जी ने किया। स्कूल के प्रबंधक श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और आई हुई सभी टीमों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। सबका मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बता दूं कि ये एक ड्राइव चलाई हुई है दिल्ली सरकार ने, डीएम नगरी ने और इवन सभी डीएम जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के अंदर, सब ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हुए हैं। छोटी मोटी आग की दुर्घटना में मेरी आवाज़ सबको सुन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और भी आवाज़ में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो ये चेन आज 7वीं मीटिंग है नगरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं सभी का स्वागत करता हूं जो डीडीएमए की तरफ से, डीएम ऑफिस की तरफ से ये जो इस काम में लगे हुए हैं, मैं उनकी भी मेहनत को दाद देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नरेंद्र पाल सिंह हूं, दिल्ली फायर सर्विस से रिटायर आदमी हूं। लगभग 40 साल मैंने आप लोगों के बीच में गुजारे हैं। फायर ब्रिगेड रात दिन कुछ नहीं देखती, जहाँ पे भी कोई कॉल होती है जाएगा और जो भी उनका डायग्नोस कर सकता है आग बुझाने का या किसी मरीज को हॉस्पिटलाइज करने का, वो सब काम फायर सर्विस करती है। आप काफ़ी लोग जानते हैं, कई दफ़ा किसी के घर में बिल्ली ट्रैप हो जाएगी या किसी का डॉगी नाले में गिर गया या किसी ने सुसाइड कर लिया, उन सब काम के लिए दिल्ली फायर सर्विस आती है। आग बुझाना तो मेन है ही धंधा। हम आगे बढ़ते हुए, आवाज़ में तो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दें। मैं आपको बताऊं, आग की जो शुरुआत होगी वो एक चिंगारी से होती है और उसका आकार कितना बड़ा हो सकता है ये कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली में देखते रहते हो, उनका में रिसेंट हुआ है, कार में हुआ है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारा 2019 में देख लो, आपके बिल्कुल बाजू में क्या हुआ था। मार्केटें चल रहे हैं, 100 गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं, उसका कोई एंड नहीं है कितना बड़ा हो जाए। जो शुरुआती हमारी स्टेज है, हम उसको रोकने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। मास्क हटाती शुरू करता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम है कम्युनिटी अवेयरनेस, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूँ अपना, तो बताऊँगा पहले एनडीआरएफ के बारे में। शायद आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। पिछले कुछ सालों से एनडीआरएफ काफ़ी बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, ठीक है। मल्टी स्पेशलाइज्ड फोर्स है ये, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगर हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ये एक डिप्रेशन वाली फौज है। इसमें क्या है, फोर्स से डिप्रेशन जाते हैं सारे पैरामिलिट्री इतनी फोर्सेस है सभी से, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, आपका बस सभी से 7 साल के लिए 7 ईयर के लिए डिप्रेशन आते हैं। इसके बाद यहाँ अपना पीरियड काटने के बाद वापिस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा परिचय था एनडीआरएफ। और बेसिकली ये भी 16 बटालियन जो कि ऑल इंडिया में सभी स्टेट में एक बटालियन हर जगह बैठा दी गई है। और उनकी जो टीमें हैं वो स्टेट में जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे डिजास्टर आने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है। अगर कोई डिजास्टर आता है जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करके और वहाँ से लोगों को निकाल सकें, इसलिए एनडीआरएफ का गठन किया गया था, ठीक है। 2005 में किया गया था इसका गठन, ठीक है। और अभी आने वाले समय में बहुत टास्किंग एनडीआरएफ को सारी टास्किंग है, कोई भी डिजास्टर हो सभी डिजास्टर से निपटने के लिए कैपेबल है। और बहुत सारे कोर्सेज वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे भूकंप हो,
या आग हो, फायर इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी हो या बाढ़ आपदा हो, तभी में हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज का हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो एज ए कम्युनिटी आप लोग क्या करेंगे। तो उससे पहले ये चीज़ जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिजास्टर है क्या, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर किसे कहते हैं, डिजास्टर की परिभाषा क्या है। ठीक है, मान लिया अगर अचानक से यहाँ से एक कमरा गिर गया, ठीक है, उसमें 10 लोग दब गए, क्या दैट इज डिजास्टर? क्या डिजास्टर हो जाएगा? ये क्या है? आप लोग किसी को अगर जानते हो, कोई भी थोड़ा सा भी जानते हो, आपदा क्या है इसकी परिभाषा कुछ बताइए क्या है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, ठीक है, मैनमेड, नेचुरल या मैनमेड, ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई घटना जिसके द्वारा जान माल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? आपदा। क्यों आपदा? उसको आपदा ही बोला जाएगा। मान लिया अचानक कहीं पे बड़ा सा हॉल गिर गया, उसमें 100 लोग दब गए, ठीक है, तो क्या उसको डिजास्टर बोला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बोला जाएगा? कोई एनीबडी, आप लोग में से कोई भी जानता हो एज ए कम्युनिटी, एज ए आप लोग रिस्पॉन्डर हैं सिविल डिफेंस के, वो रीजन छोड़ो, कुछ भी रीजन हो, ठीक है, उसको नहीं देखेंगे। डिजास्टर उस समय बोला जाएगा अगर वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, ठीक है, उस स्टेट का अगर SDRF है, ठीक है, जितने भी रिस्पॉन्डर वहाँ की एजेंसी हैं, अगर उनकी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक, अगर किसी स्टेट में अगर मान लिया अगर दिल्ली में अगर ऐसा डिजास्टर आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, दिल्ली में इतनी एजेंसियाँ नहीं उससे क्या कंट्रोल नहीं कर सकती है, कैपेबल नहीं है कि उसमें से इतने लोग दब गए नहीं निकाल सकती हैं जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए क्या करेंगे? बाहर से किसी अदर स्टेट से या सेंट्रल से, ठीक है, किसी एजेंसी की सहायता मांगेंगे। अगर वहाँ की एजेंसियाँ कैपेबल नहीं है और बाहर वाला को रिस्पॉन्ड करता है तो उसको डिजास्टर में रखा जाएगा, ऐसे डिजास्टर नहीं कहा जाएगा। अगर इंडिया रिस्पॉन्ड कर रही है या किसी और स्टेट से कुछ हेल्प मंगाई है, कुछ और एजेंसियाँ आई हैं वो हेल्प कर रही हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है जान माल का नुकसान, तो उसको डिजास्टर की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं कहेंगे कि हॉल गिरा 50 लोग दब गए डिजास्टर हो गया, नहीं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट घटना। ठीक है, अगर ऐसा होता है उसको बोला जाता है एक घटना हो गई वहाँ पे और उसमें लोग हताहत हो गए, ठीक है, उसको डिजास्टर नहीं बोला जाएगा। डिजास्टर के टाइप कितने प्रकार की? 2 बता दिया है, ठीक है, एक तो नेचुरल और मैनमेड। ठीक है, नेचुरल क्या क्या आते हैं आप लोग बताइए। जैसे केदारनाथ में हुआ ये फ्लैश फ्लड नेचुरल है, अर्थक्वेक नेचुरल है, ठीक है, साइक्लोन आया नेचुरल है, सुनामी है नेचुरल है, ठीक है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक कुदरती है। और मैनमेड क्या हो सकता है? जो हम लोग ही करते हैं। नहीं, कोरोना को हम मैनमेड नहीं कह सकते हैं, जबकि साथ से अगर नहीं है तो कोई भी इसको मैनमेड नहीं कहा जा सकता है। जो वो भी एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है और वो भी एक कह सकते हैं कि नेचुरली है या जैसे भी है, साथ ही नहीं है तब तक हम या आप या कोई एजेंसी नहीं कर सकती, ये मैनमेड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकते हैं मैनमेड? केमिकल इमरजेंसी, केमिकल लीकेज हो गया कहीं, ठीक है, फायर इमरजेंसी, कहीं आग लग गई, क्या हम आप या कोई भी वहाँ पे कार्य कर रहा है उसकी गलती से हो सकता है। ठीक है, और ग्राउंडिंग केसेस हो गए, जैसे कोई डूब गया अचानक तो क्या है वो हमारी गलती, मैनमेड है, ठीक है, उससे हो सकता है। तो 2 प्रकार के हैं, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर। ठीक है, अब आते हैं डिजास्टर। डिजास्टर में सबसे पहले आता है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक बोलते हैं भूकंप। क्या भूकंप आता है तो लोगों को मार देता है? सही है, ये सही है, बोलते हैं भूकंप आया और लोगों को मार के चला गया, सही बात है, हाँ या ना कुछ तो बोलो आप लोग। सही है, हाँ, बोलते हैं, बोले भूकंप आया था दिल्ली में, भूकंप आया, मान लिया कि दिल्ली भूकंप आया और 100 लोग वहाँ पे मार के चला गया। क्या भूकंप किसी को मारता है? कौन मारता है? हाँ, तो हमें कौन मारता है? हमारे मकान, हमारी बिल्डिंग्स वो मारती है, भूकंप कभी किसी को नहीं मारता है। ठीक है, ये एक सोच है, भूकंप आया और उसने लोगों को मार दिया, ठीक है, और वो बिल्डिंग गिरी उसने मारा है, और उसको बिल्डिंग को बनाने वाले कौन है? हम आप हैं। ठीक है, हम खुद दोषी हैं। ठीक है, हमें पता है, अगर हमें नहीं पता है हम उसके अंदर जबरदस्ती बैठे हैं, भूकंप आ रहा है नहीं निकल रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता है,
तो आप चुपचाप अंदर बैठे रहेंगे और आप खुद ही उसका शिकार हो जाएंगे, खुद मर जाएंगे और क्या बोलेंगे भूकंप ने मार दिया। ठीक है, तो अर्थक्वेक आता क्यों, भूकंप क्यों आता है? कोई भी बता सकता है? वो शायद पुराने कुछ लोग बोलते थे, ठीक है, नहीं मैं एक बोलता हूँ, पहले कहावत थी कि ये धरती बोला शेषनाग के ऊपर रखी हुई है। गाँव की कहावत बताऊंगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए बोला जब शेषनाग थक जाता है, वो थोड़ा सा हिलता है तो धरती हिलती है। सही है क्या? सुना है ऐसा? सुना, गाँव में सुना होगा। जो गाँव के लोग होंगे पहले कहावत ऐसी कहते थे। ठीक है, ये क्या है, ये अपनी मन की वो है। ठीक है, लोग आदमी को इसमें लेके बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब जमीन के अंदर, धरती के अंदर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनसे मिलकर बनी है धरती। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, तो गर्मी से प्लेटें ऊपर नीचे शिफ्ट होती हैं अपनी गर्मी को बाहर, ठीक है, निकालने, रिलीज करने के लिए। तो प्लेटें ऊपर नीचे होती हैं, इससे क्या होता है, धरती हिलती है। ठीक है, और भूकंप आता है। ठीक है, तो अगर भूकंप पता है आपको आता है, मान लिया दिल्ली कौन से जोन में, भूकंप के भी जोन बांटेंगे ना रिएक्टर के हिसाब से, कितने रिएक्टर आएगा, तो ये जोन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसा कैटेगरी किया गया, कैटेगराइज किया गया है अलग अलग। दिल्ली किस में है? रेड जोन में। रेड जोन में। रेड जोन में। और फिर भी जोन कौन सा जोन है? 4 नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 जोन में है, कितना तक, 6 रिएक्टर तक आ सकता है भूकंप दिल्ली में, कभी भी सिचुएशन होगी, कभी भी आ सकता है। हो सकता है आज नहीं, 10 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद, कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, मान लिया आ सकता है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, हमें तैयारी। अगर हम तैयार नहीं हैं, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम आके वहीं रह जाएंगे और भूकंप आएगा और लपेट के चला जाएगा हमको। ठीक है, ना हम खुद तैयार होंगे, ना दूसरे को तैयार करेंगे। इसलिए प्रोग्राम चलाया था कम्युनिटी अवेयरनेस। अगर आप लोग अवेयर हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ मालूम है, तो आप उन पहलुओं को ध्यान रखते हुए अपने परिवार को, अपने को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को आप बचा सकते हैं, आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो कम होगा, लोगों की मरने की संख्या कम होगी। ठीक है, इसलिए बताते हैं तैयारी, क्या तैयारी करेंगे। मान लिया भूकंप पता है हमें आता है 4 नंबर जोन में, 10 साल आएगा, 10 साल बाद आएगा, हो सकता है 1 साल बाद आ जाए, किसी ने देखा, हो सकता है कि आज रात में आ जाए, हो सकता है कल सुबह आ जाए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे पहले तैयारी ये है, हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है, हमेशा। तो एक घर में बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक जो चीज़ें होती हैं वो बनी हुई है। एक बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे होती है हानि? नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक, संरचनात्मक होती है जो चीज़ें, उनसे क्या हो गई वो, कि हम लोग बहुत ही आजकल, आज के ज़माने में हर चीज़ टांग के रखते हैं। ठीक है, झूमर भी टंगा है, बहुत सारी घड़ियाँ टंगी हैं, बहुत सारी ट्रॉफियाँ रखी हैं। ठीक है, बहुत सारी में सीढ़ियाँ टांग रखी हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करता है? ये करते हैं, और सबसे ज़्यादा मरते भी इसी से लोग। ठीक है, अगर भूकंप आएगा, आप भाग रहे हैं, हो सकता है झूमर नहीं गिर गया सर पे, आप पे काम खत्म। ठीक है, अगर कहीं साइड से कुछ भी गिर गया ऑब्जेक्ट जो नॉन स्ट्रक्चरल है, उससे ज़्यादा लोग घायल होते हैं, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो आप लोगों को पहले ये होना चाहिए कि कहाँ कहाँ टंगे हैं। तैयारी का मतलब ये है, आपको ये घर में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ टंगे हैं, हमारा रास्ता फिर कौन सा है। अगर आज रात में, कल या 5 साल बाद भूकंप आता है, तो हम किस रास्ते से जाएँ जिससे हम सेफ हों। ठीक है, कि हमारा ये रास्ता ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे। अपने परिवार को भी बताना कि इधर से निकलना है, कोई इमरजेंसी होती है, ये रास्ता सेफ है, यहाँ से जाना है आपने। और दैन गेट अगर खुला है तो इधर से जाएँ, नहीं खुला है तो आपने क्या करना है, अभी बताऊँगा उसके बारे में क्या करना है। इसके बाद फर्स्ट एड किट तैयार रखनी है हमेशा घर में, कभी भी आते में जरूरत पड़ी जाती है। ठीक है, फर्स्ट एड किट में नॉर्मल है। ठीक है, आजकल ड्रेसिंग, बैंडेज, बिटाडीन वगैरह, ठीक है, सभी लोग रखते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ जरूरी सामान, हो सकता है कि भूकंप आया, मोबाइल टावर क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप मोबाइल के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जो पहले चलते रेडियो ना बहुत अच्छे थे, आज भी कुछ लोग चलाते हुए, तो अगर ऐसा रेडियो वगैरह है आपके पास, वो भी रखना है आपने तैयार। ठीक है, जिससे आपको सूचनाएं मिल सकें। भूकंप आया, ठीक है, मान लिया शाहजहाँ नहीं आया, ठीक है, किसी और इधर आ गया, दिल्ली में किसी और जगह आ गया, तो मान लिया बोला यहाँ भी आ सकता है, मौसम विभाग क्या करेगा, सूचना प्रसारित करेगा। उसमें मोबाइल टावर उधर ध्वस्त हो गए, सब हो गए, तो आपको कनेक्टिविटी नहीं, आप किससे बात करेंगे, किससे पूछेंगे। ठीक है, नेट चलेगा नहीं, आप क्या देखेंगे।
इसके लिए ट्रांसमीटर सबसे अच्छा है। रेडियो जिस पे सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं हमेशा बताई जाती है, वो आप रखें। लोगों के अपने घर में रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर, ठीक है, हो सकता है मोबाइल डिस हो गया, नहीं चार्ज है, ठीक है, नॉर्मली आपके वो भी लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपको याद होनी चाहिए। ये क्या चीज़ तैयारी। मान लिया आप घर में लेटे हैं अचानक से, ठीक है, भूकंप आ गया, अचानक से भूकंप आ गया रात में, आप क्या करेंगे? उठ के भाग खड़े होंगे सीधे वाला, ठीक है। मान लो बीच में लेटे हैं, कमरे के बीच में लेटे, भूकंप आ गया अचानक, मैं उठा और सीधा भाग गया, ठीक है, और मैं भागा अचानक, ठीक है, कुछ चीज टंगी थी या घड़ी टंगी थी, वो ऊपर से हिलते हुए गिरी, मेरे सर पे गिरी, हो सकता है आजकल डिजाइन में बड़ी भारी भारी घड़ी है, और वहीं के वहीं फ्लैट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर भूकंप आया है, आपको पता लगा धरती हिल रही है, ठीक है, पता लग जाता है, हिलती तो पता लग जाता है सभी को। आपने क्या करना है, अगर आपके पास रास्ता आपको दिख रहा है, आपको पता है रास्ता कि यहाँ से यहाँ है, कभी भूकंप आएगा आपने हमेशा दीवार की साइड में जाना है, दीवार को पकड़ना है, ठीक है, और दीवार के साइड साइड जाना है। उससे पहले अगर आपको देखा कि गेट के पास से अगर गिर गया, ब्लॉक हो गया, दरवाजा ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो आप अगर बेड पे लेटे हैं ऐसे, अगर आपको पता लगा कि सारा मलबा गिर गया है, आसपास गिर रहा, धड़ाधड़ आप नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, जगह जगह कूड़ी गिर रहा है, तो आप यहाँ बेड पे हैं, तो बेड से तुरंत आपने क्या करना है, ड्रॉप हो जाना, नीचे गिर जाना है, तुरंत पलट जाना है नीचे। और ये बेड है, इसके साइड में यहाँ पे चुपचाप अगर नीचे जगह नीचे चले जाना है, और या तो जगह नीचे नहीं है तो साइड में फूल चिपक के लेट जाना है। अगर देख लिया जगह से पत्थर गिर रहे हैं, ठीक है, टूट रहा है, ये भागते हुए आपको लग जाए, लेट जाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है। अगर यहाँ आप लेट जाएंगे, सोफे पे मान लिया लेटे, सोफे से नीचे पलट जाए, ठीक है, अगर कुछ भी गिरेगा, कोई भी रबड़ गिरेगा, कोई कॉलम गिरेगा, वो हमेशा क्या गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, तो ऐसे एंगल बनाएगा, ठीक है, हमेशा। इसको बोलते हैं लाइफ का ट्रायंगल, लाइफ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जीवन का त्रिभुज बोला जाता है इसको। वो एक क्रिएट करता है, ऐसे गिरेगा तो इस तरह गिरेगा, और जो बीच में स्पेस रहेगा वो खाली रहेगा। आपके चांसेस 70% चांसेस है आप बच सकते हैं। थोड़ा से आपको इंजरी हो सकती है, थोड़ा लगेगा कि इंजरी होगी, बट आपका हेड सेफ है। अगर हेड सेफ है तो आप सेफ है, ठीक है। मान लिया इंजरी थोड़ी बहुत हो जाएगी तो बाद में आपको निकाल के सही किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लिया रास्ता आपको दिख रहा है कि ज़्यादा नहीं हिल रहा है, कुछ चीज़ें गिर रही हैं या हिलना भी कुछ गिरा नहीं, तो आपने उठना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉप, छोटी से छोटी पोजीशन बना के घूमना है आपने, ड्रॉप होना है, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं DCH, ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ठीक, ड्रॉप होना है, अपने आप को छोटा ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, कुछ गिरेगा तो मेरे को कहीं भी लग सकता है, और वही मैं अगर छोटा होकर अगर चलूँगा, छोटा ऑब्जेक्ट बन के, तो हो सकता है कि मैं बच सकूँ कुछ चीज़ें गिरेंगी। कवर क्या करेंगे, अपने हेड को कवर करेंगे आप, ठीक है। अगर कुछ आपके पास किताबें हैं, ठीक है, कोई मजबूत चीज़ है, पिल्लो ही है, पिल्लो ले लेना आपने, तकिया, उसको हेड पे रखना है, कवर करना अपने हेड को। सबसे नॉर्मल क्या है, हेड है हमारा, अगर इस पर लग गया एक भी पत्थर तो कहानी खत्म, ठीक है। हेड को बचाना है, कवर किया हेड को, ठीक है। इसके बाद अगर रास्ता पर निकल जाए, और नहीं तो होल्ड, रुकना है। कहाँ रुकना है, कोई हार्ड टेबल है आपके वहाँ, आपको गेट का रास्ता नहीं दिख रहा है, नहीं बोला है, तो आपने टेबल के नीचे या तो छुप जाना है, या दीवार के किनारे कहीं भी बीम के पास बैठ जाना है छुप के। अगर बीम टूटेगा, जो बताया ना ट्रायंगल बनाएगा, तो आप वहाँ सेफ हैं। हो सकता है पूरी बिल्डिंग टूट जाए, पूरा मकान टूट जाए, लेकिन आप वहाँ बैठे हैं, एक ट्रायंगल बना रहेगा, आप उसमें सेफ रहेंगे, ठीक है। बिना खाना और पानी के आराम से आप 24 घंटे बिता सकते हो, ऐसा बोला गया है, बोलते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी वो ज़्यादा भी रह सकता है जिंदा, तब तक हो सकता है NDRF आके हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है कि हम जिंदा लोगों को ढूंढ सकते हैं। ऐसे इक्विपमेंट हैं कि हम दीवार को उस तरफ लगाएंगे या कहीं मलबे में लगाएंगे, वो इंडिकेट कर देगा यहाँ पे कोई जिंदा है, इसकी हार्ट बीट चल रही है, हार्ट बीट पकड़ के बताता है। तो हम वहीं पे क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, वहाँ से जिंदा को हमने बहुत जगह, जापान में भी निकाले, इंडिया ने, जापान में भी हमने कई लोगों को निकाला है, ठीक है। अर्थक्वेक जो आया था उसमें बहुत से लोगों को बचाया, ऐसे लोग फंसे थे, ठीक है, बहुत नीचे जाके निकाला। तो ये था भूकंप का, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। और लिफ्ट में जाके इसलिए बैठ जाना, नीचे चले जाना, आपके जरूरी लिफ्ट में जाना नहीं जाना है, कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना, इमरजेंसी पड़ती है आप लिफ्ट का यूज कभी ना करें, क्योंकि हो सकता है भूकंप आ रहा है, किस समय लाइट कट ऑफ हो जाएगी, आप बीच में फंस जाएंगे, और वहाँ कोई आपको बचाने वाला जल्दी नहीं मिलेगा, ना सुनने वाला मिलेगा, ठीक है।
हो सकता मोबाइल टावर भी ना वहाँ पे आए और आप किसी को ना कर पाएँ, आप वहीं बंद रह जाएँ। ठीक है, उसमें क्या होती है, तबाही मचती है जब, तो कोई नहीं सुनता, फिर चीख पुकारी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप सीढ़ी का यूज़ करें और सीढ़ी का यूज़ भी करें, बीच में नहीं चलना है, हमेशा दीवार की साइड से होते हुए जाना है। ठीक है, और निकल के आप बिल्डिंग से खुले इलाके में आएँ, ऐसे भी नहीं आए कि खुला इलाका है यहाँ से निकले और ये गली वाला खुली यहाँ खड़े हो गए, नहीं, हो सकता है उधर वाली बिल्डिंग गिरे आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, किसी बिजली के पोल के पास नहीं खड़े होना, वहाँ पे लगना कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं है, हो सकता है वो कहाँ से फाल्ट होकर वो गिर जाए, आपको नुकसान पहुँचा सके। खुले इलाके में जहाँ कुछ भी ना हो, आप ऐसे जाके इलाके में इकट्ठे हों, अपने परिवार को इकट्ठा करें और लोगों को बताएं कि ऐसे इलाके में आपने जाके इकट्ठा होना है। ठीक है, और जाके काउंटिंग करें कि मेरे परिवार के सदस्य आगे हैं कि नहीं। ठीक है, ये कह रहा भूकंप आता है तो आपने क्या कार्रवाई की। ठीक है, इसके बाद बताएंगे आपको अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कम्युनिटी रिस्पॉन्डर हुआ, कोई डिजास्टर आ गया कोई भी। ठीक है, बोलते हैं इनको एक्टिविटी, हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर को बोला जाता है एक्टिविटी। ठीक है, अक्राम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इनमें ब्लीडिंग हो रही है किसी को तो आप कैसे रोकेंगे। ठीक है, मान लिया कि किसी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, भाई आपने हाथ में ठीक है, हाथ में ब्लड, हाथ से ब्लड निकल रहा है, ब्लड बंद नहीं हो रहा है, तो ब्लड बंद करने के लिए 4 तरीके। ठीक है, पहले है जहाँ पर ब्लड निकल रहा है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर यानी कि इसे देख लेना ताकि इनकी इन्फेक्शन ना हो, थोड़ी बहुत साफ करके क्या करना है, हमें डायरेक्ट प्रेशर करना है, पट्टी निकालना है। सबसे पहले है डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, अगर किसी की ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है, हाथ में धारदार हथियार कोई भी चीज़ लग गई है, मान लिया, ठीक है, हो सकता है गिरने से ऐसा हो गया कि सबसे पहले तो बोलते हैं कि हमारे शरीर में सीधे बोलते हैं कि होते हैं वेंस और आर्टरी। ठीक है, जिनको बोलते हैं सिराएँ, वेंस को बोलते हैं सिराएँ और आर्टरी बोलते हैं धमनी। ठीक है, तो शायद जानते होंगे, नहीं जानते, लेकिन मैं बताता हूँ। सिराओं का काम क्या है कि जो शरीर में ब्लड गया और शरीर ने यूज कर लिया सेल से, उसको वापस लाना, हार्ट तक, इसका काम है सिराओं का। वेंस का काम है अशुद्ध रक्त है उसको हार्ट तक पहुंचाना, और आर्टरी धमनी का काम है क्या है, ऑक्सीजन मिला, हमने सांस ली जाके हार्ट में, ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई हुआ और ऑक्सीजन मिलाया और उसने आगे भेजा, उसका काम होता है धमनी का। तो नॉर्मली क्या है, अगर आर्टरी कटेगी, आर्टरी हमारी क्या होती है, मैन होती है, मोटी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, जिससे बहुत तेजी से रक्त बहता है। और वेंस क्या है, आपके नॉर्मल नीली टाइप की दिखती नहीं है। ठीक है, इनको बोलते हैं वेंस। ठीक है, अगर कटेगा, मान लिया उसका वेंस कट गई है, ठीक है, अचानक से, तो क्या करना है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर, कुछ नहीं आपके पास, आपका रुमाल है, आप रुमाल निकालिए, उसके हाथ पे रखिए और उसको प्रेशर दे के रखिए, थोड़ी देर के लिए दबा के रखिए। ब्लड का एक मुख्य वो है, ठीक है, काम है कि 4 से 6 मिनट के अंदर रक्त थक्का बनना शुरू कर देता है, क्लॉट होना शुरू कर देता है, रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है 4 से 6 मिनट के अंदर। अगर आपने दबा के रखा है 4 से 6 मिनट, अगर उसका थक्का बन गया तो हो सकता है रुक जाएगा। अगर एक बार ऊपर जम जाएगा तो अंदर से ब्लड बाहर नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि ये गीली होगी पूरी, हल्की गीला हो गया और बाहर तो अभी निकल ही रहा है, ठीक है, 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद निकल ही रहा है, तो उसके बाद अगला क्या करेंगे आप, डायरेक्ट प्रेशर दे दिया आपने। अगर इसके बाद ब्लड नहीं रुक रहा ना, तो अब दूसरा मेथड है हमारे पास, एलिवेशन, यानी कि क्या करना है, उनका हाथ उठा देना है। ठीक है, उठाने का क्या है, उठाने का ये है कि जो हार्ट, मतलब हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा है ना, तो अगर ये हाथ नीचे रहेगा तो ब्लड क्या करेगा, नीचे तेजी निकलेगा। और हार्ट से क्या होगा, कोई भी है ना, हार्ट से अगर कोई भी अंग ऊपर है ना, तो अब इसमें क्या होगा, ब्लड का कंट्रोल होगा। और ब्लड इसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो नंबर 3 मेथड होता है। मैंने क्या एलिवेशन बोला ना, उठाना, नॉर्मल सी बात है, उठाना हार्ट से ऊपर। अगर आप नल से पानी चल रहा है, पाइप को अगर ऊपर आप कर देंगे तो क्या होगा, फ्लो उसका कम हो जाएगा, हार्ट पंपिंग करेगा, बट क्या है, हाथ ऊपर कर दिया तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो हो सकता है कम होगा, आपने प्रेशर नहीं रखा, ऊपर दबा रखा है, कम जाएगा तो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, हो सकता है वहाँ पे क्लॉट हो जाए और वहाँ पे ब्लड आपका रुक जाए। इसलिए इसका उद्देश्य है कि एलिवेशन, ऊपर उठाना। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, अब इसमें क्या है, प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में 4 प्रकार से होते हैं। इसलिए क्या होता है हमारा, एक तो यहाँ पे होता है ये ब्रेकियल जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे होता है प्रेशर पॉइंट ब्रेकियल। तो इसे क्या करना है, हमें दबा लेना है, ठीक है, जिससे क्या है, हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। अब इसके बाद भी नहीं रुकता तो नंबर 4 मेथड, ये बताया, पल्स दबा लेना। हमारे नॉर्मली शरीर में
बहुत सारी पल्स हैं, ठीक है, जिनको हम नहीं जानते। ब्रेकिंग पल्स यहाँ ये अब बोल दिया किस, पहले लोग ऐसे करते नॉर्मल उसमें, लेकिन लोग क्या करते थे, करने के बाद छोड़ देते थे। मान लिया यहाँ से मैंने बांध दिया, टोर्निकेट कर दिया, क्या करते हैं जल्दीबाजी में जाते हैं, अंगूठा के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं उसकी बॉडी के अंदर, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे को क्या करना चाहिए कि अगर हमारे को आइस मिल जाती है तो वो और बेस्ट है। आइस साथ में नहीं वापस नहीं मिलती है तो आपने गीला कपड़ा करना है और उसको और उसको उठाना है, उसमें मतलब स्क्रू से प्यार से उसको क्लोज करना है और उसको जहाँ लगाने उसकी बॉडी के साथ स्ट्रेच करके पेशेंट के साथ ही सहन कर देना, ना कि उसके अंदर डालना। दूसरी बात क्या होता है, कई बार जैसे हमारे को कोई मान लीजिए 1-2 काउंटर की चीज़ आपके पैर पर गिर गई और वो दब गई, आपका पैर दब गया या फिर पेशेंट एकदम सेफ है आपसे बात कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको एकदम से आगे उठा देते हैं। जैसे कोई उठाने वाले 1-2 काउंटर की चीज़ होगी तो क्या करता है, बंदे 10-5 रुपये उठा देंगे, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी सर ने बताया टोर्निकेट। हमारा क्या होता है, जो ब्लड यहाँ पे आपको चोट लगी हो, ब्लड पॉइजनस ब्लड हो जाता है, तो सीधा आपके हार्ट में जाएगा और क्या करेगा सीधा, जैसे आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा किसी को चाकू लग जाता है, कुछ लग जाता है, उसको निकालता है और वो बंदा डेड कर जाता है। क्यों कर जाता है, वो पॉइजनस ब्लड उसको तुरंत से हार्ट में जाता है और सीधा उसको डेड कर देता है ऑन द स्पॉट, तो उसको नहीं निकालना है, ठीक है। मतलब पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने अपना जो सिंपल किया, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे मुझे नुकसान पहुँच सके, मैंने उस चीज़ को क्लियर कर लिया। उसके बाद में मैं इनकी कॉन्शियसनेस चेक करूँगा, सीधा उनके पास जाऊँगा और इनसे पूछूंगा हे आ रही ओके, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं भाई साहब आप ठीक है। अगर इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उधर से जवाब नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, फिर इनकी पल्स चेक करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नब्ज चेक की जाएगी, जो इसका नाम है कैरोटिड टेस्ट, ठीक है। नब्ज ये क्या बोलते हैं, इसे कैरोटिड बोलते हैं, इधर या इधर कहीं भी आप और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड हूँ तो इस साइड से चेक करूँगा, ठीक है। तो इसमें 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 मतलब 5 सर्कल आपने काउंट करना है। अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आपने यहाँ से इसका CPR स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले EMS जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस होती है उसको आपने अलर्ट करना है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, यहाँ पे इस पेशेंट के साथ में ऐसा हो गया है, मैं उसको फंसे दे रहा हूँ और आप जो यहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचे, ठीक है। तो ये एक तो कैरोटिड चेक किया, फिर इसके बाद एक मेथड और इसके क्या करना है, LLF बोलते हैं, ठीक है। एक तो होगा लिसन मानी, सुन के सांस चल रही है या नहीं चल रही। दूसरी बात क्या है, लुक देखकर, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, F जो जिसे बोलते हैं फील करके। ये तीनों चीजें देखी जा रही है। LLF लुक लिसन फील, ठीक है। आपने उनके मतलब माउथ के पास अपना चीज ले जाना है, जैसे कि अगर हम सांस लेते हैं वो हॉट होती है, गर्म होती है ना, उससे पता लगता है, ठीक है। आपको मतलब आपने फिर देखा भी, सब कुछ कर लिया, नहीं पता लग रहा है तो आपने इनका जो रिप केस है उसको ऐसे चेक करते हुए यहाँ तक जाएंगे। यहाँ से जैसे मैंने चेक किया, ये अपना जियोफाइब्रोसिस होता है, ठीक है। और एक ये स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम के नीचे होता है, ठीक है। जी प्रोसेस इनटेक होता है, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे रिप केस को मिला के, और ये स्टर्नम होती है, स्टर्नम के नीचे से है, ठीक है। तो इन्होंने ये कर लिया, दोनों हाथ सीधे होंगे और इनका काम क्या है कि कम से कम 1 मिनट कम से कम 30 बार देंगे। ये जो है मतलब कि जो हार्ट मैंने 30 पंप किए, 1 2 3 4 5 30 हो गए। 30 के बाद मैंने कुछ अपना क्लीन कपड़ा लेना है, हो सकता है इनके अंदर कोई बीमारी हो जो मुझे मैं अपना इनहेल कर जाऊँ, इसलिए कुछ साफ कपड़े रखना है यहाँ पर। और हेड चिन लिफ्ट करके इनको पूरा प्रेशर से मैंने सांस देनी है, ठीक है। फिर 2-3 सेकंड रुकना है, फिर सांस देनी है, फिर उसके बाद फिर सर्कल करना है 30 का, फिर वही काम करना है। अगर ये होश में आ जाते हैं तो उनको रिकवरी पोजिशन में लिटा देना है, अन्यथा जब तक EMS नहीं आ जाती या फिर जब तक ये हॉस्पिटल तक सेंड नहीं हो जाते तब तक आपने उसी कार्रवाई को करते रहना। और इस दौरान आपने क्या करना है, पेशेंट की ओल्ड हिस्ट्री, अगर इनका कोई साथ वाला है या फिर कोई जिसको उनको जानता है उनसे पूछना है कि कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं या फिर उनको कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है। जो भी आपको पूछना है पूरा बंदे के पास पहुँच करके आपने खोल कर बता लेनी है। उसके बाद सामने बताया थर्ड ट्रैक, इसका सबसे पहले आपने जिप खोलना है। कुछ नहीं है आपके पास, अपने कपड़े पहने हैं, आप उसी के कपड़े से पकड़ के किस प्रकार को खींचेंगे, उसको कोई इंजरी भी ना हो, ठीक है। माइंड इंजरी क्या है, स्पाइनल इंजरी और हेड की इंजरी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत हिल जाएंगे पैर या कुछ हो जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, बतौर अगर वहाँ पड़े मर जाएगा उससे
इससे क्या क्या है कर लिया? कि घड़ी की है। उसके बाद क्या करना है आपने अपने पैर से पीछे कुछ भी ऑप्टिकल जैसे कुछ भी आपको परेशान कर सके वही चीज़ चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने ठीक खींचना बंदे को और अपने पेपर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज किया आपने, किया फिर खींचा, ये भी आप पैर से भी ले जा सकते हैं आप। निकाल सकते हैं। बताओ उसके हेड को सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ गिरा है अचानक साइड में लगाना है, गंदा खाली नहीं लगाया और इसको लगाने के बाद कमर अंदर डाल दिया, अंदर वैसे कर दिया, उसको साइड खुलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब हाथ से सपोर्ट रखना है हेड पर। ठीक है, और वो सेम प्रोसीजर है। ठीक है, आराम से ले जाना। जो बताया था पीछे पैर से साफ करना, हो सकता है आपको प्लेन इलाका नहीं मिलेगा। चार व्यक्तियों में क्यों उठाना है? ठीक है, इजी रहेगा। अगर वहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग उठाएं तो और इजी रहेगा। आराम से किनारे पकड़े, आराम से बिल्कुल ले जाना, आराम से ले जाना। ये सब भी एक चद्दर भी मैं मान लो इस पैर में चोट है। ठीक है, इस पैर में ठीक है, इजीली ले जाएंगे ना आराम से। इसको अब 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा भारी वजन का बन जाता है, उसके लिए क्या होगा फिर? ये था 2 एंड हो, क्या हो जाएगा 3 एंड। ठीक है, एक बार बाहर बता के दिखाता हूँ मैं। आराम से कितनी दूर भी लेके चले जाओ, आराम से जाएगा, इजी जाएगा, आराम से ले जा सकते हो। ठीक है, नहीं ये बहुत चीज़ें काम आती हैं। अभी नहीं, अभी हमें लगता है कहीं भी लेके जा सकते हैं आराम से। चलो मैं देखा होगा फौजियों को, ठीक है, वो ऐसे उठा के ले जाते हैं कई जगह। फायर भी करता है साथ में और साथी को लेके भी इसी हो जाता है। ठीक है, हथियार भी होता है, हमको करके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, हमें उठा के ले जाना। पूछा आप सुबह जाना तो मतलब पीछे जाना है, पुलिस बनानी है, दोनों हैंड क्लीन करने हैं, ऐसे ले जाना है, सीधा इनके यहाँ पे इनके पास में जाना है, चेक करना है ऊपर करके, नहीं हुआ सीधा बैक आना है और इसको ऑब्जर्वर खर्च करना है। ठीक है, नाली के बाद में लंबा बात है, जैसा करने वाले बॉक्सिंग कर देंगे। अगर कर देगा। अगर आपने नाभि में रखना है और आगे लगा और दूसरे हाथ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ हेल्प करेंगे, ऊपर तक प्रेस करेंगे। मैं ये कहूँ 2 लफ्जों में कि जानकारी नहीं तो जानते हैं। मुझे कभी भी किसी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। राष्ट्र आराधना, ईश्वर आराधना बोलने को बहुत कुछ है और मैं ये भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी सज्जन अपने विचार इस अवसर पर यहाँ रखना चाहे तो उसका स्वागत है। समय सीमित है और उस निश्चित अवधि में हमें कार्य करना है। मेरे सीनियर बड़े भाई आदरणीय डी शर्मा जी ने मुझे दायित्व सौंपा है और मैं एक बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं जिनकी उंगली पकड़कर चलाऊं, मेरे अंकल जी आदरणीय जी गौर जी, बड़े भाई बहन जी और NDRF से हितेश कुमार जी, फायर से MP सिंह जी, स्टेशन से SDM ऑफिस से नितिन तोमर ASO साहब, मोतीलाल साहब, बड़े भाई TPS वर्मा जी, महेशचंद शर्मा जी, गजेंद्र कुमार जी, दीपक कुमार जी, उमेश जी, पवन जी, अनिल जी, RW से मेरे साथी और मीडिया कर्मी से मेरे भाई अनुज, आशुतोष जी, मेरा भतीजा निखिल रोहेला और मेरे अनुज मित्र योगेश कौशिक जी, जो अभी अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मीडिया का एक कार्यक्रम ये भी है कि हम चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हम खास करके जितने भी जागरूकता कार्यक्रम करते हैं उसका संदेश RW के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि यदि एक व्यक्ति एक जान को बचा ले तो मैं समझता हूँ उसका मानव योनि में जन्म लेना सफल और सार्थक है। और आज की इस दौर में जहाँ ब्राह्मणता, भ्रष्टाचार, हिंसा और जाने क्या क्या है, जो बच्चियाँ जो मातृशक्ति अपने घर से निकली हैं राष्ट्र सेवा के लिए,
जो भी वंदनीय है उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने भी सिविल डिफेंस में काम किया है और उस सिद्धांत पर काम किया है कि जब नेताजी ने एक नारा दिया था जय हिंद, मेरी आइडियोलॉजी वो है, मैं किसी में बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं राष्ट्र के सम्मान में जय हिंद कहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में नहीं। चाहे मेरा सीनियर भी हो। और दूसरी बात मैं एक बात कहता हूँ कि अनुशासन यदि हम में है तो हम निष्काम सेवा के समर्पित सैनिक हैं। अनुशासन हमारी पहली पहचान है और मर्यादित रह के कार्य करना हमने सीखा है। और एक चीज मैं और बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, रईस जी बैठे हैं, गोटा बैठे हैं, किसी वर्मा जी, कि सेवा करने का आपके दिल में, जहन में जज्बा होना चाहिए। वर्दी है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बगैर वर्दी के सेवा नहीं कर सकते। तो निष्काम सेवा के समर्पित भाव को यदि हम अपने संस्कारों में ढालें, आने वाली जनरेशन को दें, तो आज के इस सेल्फी युग में हम किसी की जान देते हुए जाते हुए न देखें, बल्कि उस जान को बचाने का भरसक प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम समापन पर है। कार्यक्रम का समापन हम विधिवत राष्ट्रगान से करते हैं और राष्ट्रगान के पश्चात सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं जलवा लेके जाएं। अब मैं राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले कार्यक्रम संपन्न हो, मैं श्री भाई शर्मा जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो आकर के इस समारोह में जो भागीदारी की है, जो सहयोग किया है हमारे भाई विष्णु शर्मा जी ने स्कूल के बनाने में, हम उनका धन्यवाद करें। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे जो डिजास्टर प्रूव जो एरिया हैं, जहाँ डिजास्टर होने के ज़्यादा चांस है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसके लिए हमारे एसडीएम साहब ने एनडीआरएफ की टीम और दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है, उन दोनों को बुला के पूरे प्रोग्राम की तैयारी करवा के लोगों को अवेयरनेस का काम करवाया। क्या ये कार्यक्रम आने वाले टाइम में स्कूल में चलाया जाएगा? ये कार्यक्रम की योजना अभी भी ये 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, सिर्फ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, दिल्ली के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है सब में चल रहा है। स्कूलों में इसको आगे कंटिन्यू करने के भी स्कूलों में भी ये चलाया जाएगा। जो भी क्षेत्र वालों को एनडीआरएफ ने वो बताया है, उन्होंने सुना और उसको समझाया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज के बच्चों को नहीं पता, ये चीज़ें बताई गई बहुत अच्छी नई तरीके से इजाद करने का तरीके से निकालना है उनको, यहाँ पे आके ले जाना है। लेकिन ये पुरानी जो हमारा चल रहा है, ये सारे दिल्ली के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इस कार्यक्रम का बड़ी लेवल पर चला है। तो मेन उद्देश्य ये है कि हमारे झंडा पाल, क्योंकि एक सोयल पर टिका हुआ है, अगर कहीं 6th डेंसिटी का भूकंप दिल्ली में आ गया तो झंडा पाल को ज़्यादा करना है। इसलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी जो जनता है, कभी ऐसा हो गया तो हम अपने आप को, अगर एजेंसी के बच्चा है, अपने आप को सेफ कैसे रखें। जो कोविड के साथ में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? हमारा जब तक आपसे फायर शो होते हैं और भूकंप शो होते हैं, तो उसमें जो जागरूकता हम दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उम्मीद है कि इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जो प्रोग्राम हमारी अवेयरनेस हो रही है बहुत अच्छा है। इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू, हम इसको सिविल डिफेंस में पहले उसको चैप्टर में हम पढ़ाते हैं, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिविल डिफेंस का होगा और पूरे जिले में हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में इसको इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू कहते हम इसको पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत ही बढ़िया है। कम से कम आदमी अपनी सुरक्षा तो कर लेगा, अपने पड़ोस की तो कर लेगा। तो इसको अवेयरनेस ये चलते रहना चाहिए और इसको जो और स्कूल है उनमें जैसे हम सिविल डिफेंस के पूरे जिले को कर रहे हैं, ऐसे ही आपसे अनुरोध है कि आगे जो स्कूल हैं
नर्सरी से लेकर ऊपर तक ये प्रोग्राम लागू होना चाहिए। दिल्ली फायर पुलिस को बहुत पहले से ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि ऑन डिमांड अपने स्कूल के बच्चों को किसी भी नज़दीकी फायर ब्रिगेड पर ले जाकर ट्रेन करना चाहे या बच्चों को उसके बारे में सिखाना चाहे, हमेशा करती आई है। लेकिन एक DDM मेरे DM नंदनगरी ने या दिल्ली के 11 के 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और उन्होंने जैसे दिल्ली फायर सर्विस को NDRF को लेटर लिखा है, हमारी तरफ से कोई कोताही की तरफ नहीं देखने में आज तक आई। मैं खुद DDM के अधिकारियों को ये बात बताना चाहूँगा। और ये प्रोग्राम हम जानते सब हैं, बट रिवाइज होने के बाद सब सेमी ट्रेंड फायरमैन बन जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए और मैं समझता हूँ आज काफ़ी लोगों ने इन बातों का फ़ायदा उठाया होगा और ये छोटी छोटी बातें छोटे डिजास्टर में कर सकते हैं जब तक कि सरकारी मदद। डॉक्टर राजेश कुमार, मेरी राय ये है कि कम्युनिटी अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छी पहल है और लोगों को जागरूक होना चाहिए और सीखना चाहिए। जो चीज़ें हम सिखाते हैं इनको अमल में लाना चाहिए कि किसी भी डिजास्टर या किसी भी घटना में ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं अवेयरनेस के दौरान बहुत ही उपयोगी हैं। और ये डिजास्टर में जिस समय रिस्पॉन्स करेंगे तो उससे मिटिगेशन होगा, कम से कम हमारी लोगों को नुकसान पहुँचेगा और तो लोगों को जल्दी से जल्दी हम बचा सकेंगे, क्योंकि ये लोग कम्युनिटी के फर्स्ट रिस्पॉन्डर लोग हैं। और जब तक कोई और एजेंसी आती बाहर से तो लोकल रिस्पॉन्डर जो भी है लोगों को जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। पात्र तो वास्तव में आप हैं जो इस कार्यक्रम को मैंने एक जगह किया है और आपके चैनल के माध्यम से लोग सतर्क भी होंगे, सजग भी होंगे और एक सतर्कता पहुँचेगी। देखिए, प्रशासन और प्रजा दोनों ही मिलकर कार्य करें तभी हम किसी की जान और माल को बचा सकते हैं। यदि आज मैं घायल हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी हेल्प कम्युनिटी करे, प्रशासन करे। और जब मैं किसी घायल व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं व्यस्त हो जाता हूँ सेल्फी लेने में। एक वो नकारात्मकता वो नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं इसके लिए मेरे बड़े भाई महेश जी का और NDRF टीम का, शाहदरा SDM का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये कार्यक्रम करने का शुभ अवसर प्रदान किया। और मैं आप सभी का भी मीडिया कर्मी का आभारी हूँ कि आपके माध्यम से ये कार्यक्रम जन जन तक पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।